गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 हनी ड्यू टेक्स्ट से चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आज मैं आपको शॉर्ट वे में समझाऊंगी कि ये जो चैप्टर है वो एक्चुअल में किस पे आधारित है। अभी अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो एक्चुअल में ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, इट इज़ अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स जो कि 1941 में हुआ था। ये उससे रिलेटेड एक कहानी है। हम जानते हैं कि ऐसी बहुत से इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं या हिस्ट्री है पर्टिकुलर डेट को लेकर के जो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। अगर हम अपने इंडिपेंडेंस की बात करें 15 अगस्त 1947 जो कि हमारे लिए बहुत अहम दिन माना जाता है, तो सेम तरीके से यहाँ भी हम एक तारीख के बारे में ही बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डे के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर बहुत बड़ा एक सिचुएशन पैदा हुई थी। दैट वाज बिटवीन द ब्रिटिशर्स मीन्स द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, जो कब हुआ था 1914 में। तो चलो देखते हैं स्टोरी है क्या। स्टोरी शुरू होती है लेखक के ऊपर जिसने इस पूरी स्टोरी को लिखा है। लेखक जो है वो एक कबाड़ की दुकान में जाता है और वहाँ पर उसे एक डेस्कटॉप मिलता है, एक टेबल सा नज़र आता है, लेकिन जो उसकी हालत थी वो काफ़ी ख़राब बताई गई है। वो सोचता है कि मैं इसे ठीक करवा लूँगा क्योंकि उसे बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो वो उसे फटाफट खरीद लेता है बिना सोचे समझे, सस्ते दाम में मिल रहा था इस वजह से। और वो भी कब? क्रिसमस जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक उससे एक दिन पहले। जब उसको ठीक कर रहा होता है अपने घर ले जा करके, तभी उसके जितने भी ड्रॉवर्स होते हैं उसमें से एक ड्रॉवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बताया जाता है स्टक्ड हुआ रहता है, मतलब अटक गया होता है, जिसे वो काफ़ी कोशिश करता है खोलने की। जब वो उसे बहुत मेहनत के साथ खोल करके निकालता है तब उसे पता लगती है कि इसकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अंदर से उसे क्या मिलता है? एक छोटा सा बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा एनवलप होता है और वो सोचता है कि मे बी जो भी इस डेस्कटॉप का, जो भी रोल बोर्ड का ओनर होगा, जो इसको रोल टॉप डेस्क मिला है, उसका जो भी मालिक होगा, ये चीज़ उसी की होगी, ये लेटर भी उसी का होगा। और ये माना जाता है ये कहानी कब की है? 19th सेंचुरी की। तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और किसी तरह जब डब्बे को खोल लेता है, जो कि एक टिन का डिब्बा बताया गया है, तो उस टिन के डिब्बे पे कुछ शब्द लिखे हुए थे। कौन से शब्द थे? 25 जनवरी 1915 को मिला हुआ लेटर, लास्ट लेटर, ऐसा उस टिन के डिब्बे पे लिखा हुआ था जो उसको अंदर से, ड्रॉवर के अंदर से मिला था। अंदर जो लिफाफा था उस पे लिखा हुआ था श्रीमती जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर ब्रिजेज, ब्रिडपोर्ट। अब यहाँ पे उस पे एक एड्रेस भी डाला है, किसी लेडी का नाम लिखा है और उस पर तारीख लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914। अब लेखक जो है उसकी उत्सुकता जो थी, क्यूरियोसिटी जो थी, वो कंट्रोल नहीं होती और वो बिना सोचे समझे वो एनवलप खोलता है और उसको खोलने के बाद अंदर जो भी लेटर था उसको पढ़ने की कोशिश करता है। लेखक ने पत्र पढ़ा और उसको समझ में आ गया कि जो भी, जिस किसी का भी ये डेस्क था, जरूर ये बंदे ने अपनी मिसेस को ये लेटर लिखा है और ये पत्र ब्रिटिश सेना का है, ऐसा उसको पता लग गया क्योंकि लेटर लिखने वाला कोई कैप्टन था जिसका नाम बताया गया है जिम मैकफर्सन। उसने ये लेटर अपनी बीवी कोनी को लिखा था क्रिसमस के टाइम पे, क्योंकि वो कहाँ थे? युद्ध भूमि में। तो उस टाइम पे एक अजीबोगरीब सी घटना घटी थी। उस अजीबोगरीब घटना का यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है, यानी नरेट किया है कि ये लेटर में एक्चुअल में है क्या। वो जो घटना थी उसको कैसा बताया गया है? मेमोरेबल, मतलब वो भूल नहीं सकते हैं। कहानी शुरू होती है कुछ इस तरीके से कि द ब्रिटिश और जर्मन के बीच में युद्ध चल रहा था। दोनों ही सेनाएं अपने अपने एरिया में अपने अपने ब्रेवरी को दिखाने के लिए तैयार थी, अपने अपने एरिया में वो खड़ी भी थी। अचानक से मैकफर्सन देखता है कि सामने की तरफ से कोई एक शत्रु, यानी जो एनिमी है, वो हाथ में सफ़ेद कलर का झंडा लहरा रहा है। फिर उसने थोड़ी देर बाद देखा कि कुछ जर्मन सिपाही जो हैं, सोल्जर्स जो हैं, वो उसे आवाज़ भी लगा रहे हैं। और वो एक्चुअल में क्या आवाज़ लगा रहे होते हैं? हम जानते हैं सफ़ेद झंडा मीन्स किसका प्रतीक माना जाता है, सिंबल माना जाता है? तो पीस का, शांति का। तो यहाँ पर वो सामने से एक संदेशा देना चाह रहे थे पीस का। वो क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर के उनको मुबारकबाद दे रहे थे, क्रिसमस का विशेष दे रहे थे। कुछ अंग्रेज सिपाहियों ने भी, जहाँ से मैकफर्सन बिलोंग करते थे, उन्होंने भी सामने से बोला आपको भी क्रिसमस मुबारक हो।
अंग्रेजों ने समझ लिया कि अब तो भाई बात खत्म हो गई, अब शायद हमारे बीच में यानी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स अब किसी भी तरीके का शायद युद्ध ना हो। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो देखते हैं कि सामने की तरफ से कुछ जर्मन सोल्जर्स जो हैं वो इनकी तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तब कैप्टन को थोड़ा डर लगा। उसको लगा कि कहीं ये उनकी कोई चाल ना हो हमें पटाने की या हमें बेवकूफ़ बनाने की। पहले हमें झंडा दिखाया, फिर हमें क्रिसमस की सेलिब्रेशन की विशेस दी, हमने भी उनको विश किया। अब थोड़ी देर बाद वो हमारी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? कोई भी होगा वो घबरा जाएगा, कहीं ये उनकी कोई चाल ना हो। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जो जर्मन सोल्जर्स थे वो अपने साथ कुछ अल्कोहल की बोतल और कुछ पैक्ड जो फ्लैश होता है, मांस होता है, यानी जो खाने की चीज़ें होती हैं वो लेकर आ रहे थे। अब उन दोनों के बीच में यानी बिटवीन द ब्रिटिश जो कि अंग्रेज दल था और जो दूसरा ओपोनेंट थे वो कौन थे? द जर्मन्स। उन दोनों के बीच में किसी भी तरीके के वेपन्स उनके सोल्जर्स के हाथ में नजर नहीं आ रहे होते हैं। जर्मन का जो ऑफिसर था मैकफर्सन की तरफ आता है और बड़े ही प्यार से उनसे हाथ मिलाता है और कहता है मैं डसेल्डॉर्फ नाम की जगह से बिलोंग करता हूँ और मैं वहाँ पर एक ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, जो म्यूजिकल बैंड होता है, उसमें था और मैं सेलो नाम का एक इंस्ट्रूमेंट को बजाने का काम करता था। तो वो हंस पड़ता है और हंसते हंसते कहता है मेरा नाम हंस वॉल्फ है। तो मैकफर्सन जब उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि ये तो अपने आप को डसेल्डॉर्फ नाम की जगह से बता रहा है, तो वो भी अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि डॉर्सेट नाम की जो स्कूल है वहाँ पे एज ए टीचर थे। हंस वोल्फ ये बात सुन करके हंसने लगते हैं और वो कहते हैं मैं तो डॉर्सेट को जानता नहीं हूँ, लेकिन कई बार मैंने उसके बारे में सुना है। वैसे मैं कभी इंग्लैंड नहीं गया, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश जरूर आती है। पर मेरे सबसे फेमस अगर कोई राइटर थे तो वो थे थॉमस हार्डी। ऐसा कौन कहता है? जर्मन ऑफिसर जो होता है हंस वोल्फ, वो कहता है मैंने किताब पढ़ी है उनके द्वारा लिखी हुई फार फ्रॉम दी मेंडिंग ग्राउंड, जो उनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक मानी जाती है। उसको पढ़ने वक्त उनको पता लगा कि डॉर्सेट कौन सी जगह है और वहाँ पे रहने वाले लोग क्या क्या करते हैं। मैकफर्सन ने हंस वॉल्फ के साथ क्रिसमस का अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन शुरू किया। कैसे? पहले केक काटा, फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये केक जो है वो मेरी मिसेस ने मेरे लिए क्रिसमस के इस शुभ अवसर पर बना करके भेजा है। हंस वॉल्फ ने कहा बहुत अच्छा केक है, मैंने इससे पहले इतना स्वादिष्ट केक अपनी लाइफ में कभी चखा नहीं है। ये बहुत ही शानदार क्रिसमस पार्टी है। यानी दोनों द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स के जितने भी सोल्जर्स थे उनके कैप्टन्स के साथ अच्छी तरीके से उस क्रिसमस की रात को मनाते हैं। तभी एक सिपाही खड़ा होता है और कहता है हमारा क्रिसमस ईव बिना किसी कंपटीशन के ख़त्म हो ये तो मज़ा नहीं आएगा। वो अपने साथ क्या लाता है? फुटबॉल। सैनिक जाते हैं खेलने के लिए क्या? फुटबॉल। यानी अगेन दो टीमों के बीच में द जर्मन्स एंड द ब्रिटिशर्स दोनों एक दूसरे के साथ फुटबॉल मैच का कंपटीशन रखते हैं और दोनों ही ग्रुप्स के जो लीडर्स थे मैकफर्सन और हंस वुल्फ उनको चीयर अप करने का काम करते हैं, उनके लिए तालियां बजाते हैं। हंस वुल्फ आगे कहता है अगर हम वॉर की जगह फुटबॉल मैच रख दें तो मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में ये जो वॉर वाली सिचुएशन है कभी पैदा ही नहीं होगी। फुटबॉल मैच में जो जीतेगा वो जीत जाएगा और जो हारेगा वो हार हो जाएगा। तो उन्होंने बोला हाँ ये तो कुछ भी गलत नहीं है, संसार यानी जो वर्ल्ड है काफ़ी अच्छे से हर जगह सेट हो सकता है बिना किसी नुकसान के। हम जानते हैं कि जब भी वॉर होता है तो क्या होता है? सिर्फ नुकसान होता है बिटवीन टू कंट्रीज जो आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। फुटबॉल मैच खत्म होता है, उसके बाद खाना पीना होता है और सब लोग अपना सामान पार करके अब बारी आती है बिछड़ने की यानी जाने की। हंस वोल्फ ने मैकफर्सन को एक सैल्यूट किया और धीरे धीरे वो, उनकी इच्छा तो खैर नहीं थी लेकिन चलना शुरू करते हैं। उस रात जर्मनी की ओर से एक भी नेगेटिव क्या कहते हैं आंसर्स देखने को नहीं मिलता है, किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। उल्टा वो लोग क्या गा रहे होते हैं? कैरल। कैरल मीन्स हम जानते हैं कि कैरल क्या है? एक ग्रुप सॉन्ग है जो क्रिसमस की शाम पर गाया जाता है।
तो इस तरफ से जब उनको सुनाई देता है कि जर्मन के लोग तो कैरोल सिंगिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से जो ब्रिटिशर्स हैं ये लोग भी कैरोल की सिंगिंग को शुरू कर देते हैं। तो दोनों के बीच में कैरल सिंगिंग भी चल रहा होता है, यानी गाना गाने का काम भी चल रहा होता है, और थोड़ी देर में माहौल कैसा हो जाता है, शांत। आगे मैकफर्सन ने अपने लेटर में क्या लिखा था कि वो इस मेमोरी को, इस लाइफ टर्निंग पार्ट को कभी नहीं भूल सकते, जहां पे ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि दोनों लोग आपस में एक दूसरे को मार डालने के लिए तैयार थे, द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स। लेकिन एक अच्छी सी पार्टी की वजह से, एक अच्छे से स्वादिष्ट केक की वजह से वो जो वॉर था वो टल गया। मैकफर्सन ने अपने लेटर के एंड में ये भी लिखा कि मैं इच्छा करता हूँ, मेरी ऐसी कोशिश है कि ये जो युद्ध है ये फटाफट ख़त्म हो जाए और दोनों ही सेनाएं अपनी इच्छा से यहाँ से चली जाएं, क्योंकि वो क्या चाहती थी, शांति। पत्र को पढ़ने के बाद लेखक ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो पहले तो उसने लिफाफा जो एनवलप था उसमें उस लेटर को डाल दिया और उसने अब कंफर्म किया, निश्चय किया कि अब मैं जाकर के इस लेटर को वहां दूंगा जहां पर इसे होना चाहिए, यानी मिसेस मैकफर्सन के पास, जिनका नाम क्या बताया गया है, मिसेस कोनी। मैकफर्सन की जो वाइफ थी उनका नाम कोनी है, जो कहाँ पर रहती हैं, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। तो वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और पहुंच जाते हैं 12 नंबर के मकान पर। लेकिन वहां पर उन्हें क्या दिखता है, वो जो घर था 12 नंबर का वो तो पूरी तरह जला हुआ था। उनको पता लगी कि श्रीमती मैकफर्सन उस समय घर के अंदर ही थी जब घर में आग लग जाती है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि लास्ट मोमेंट पे वो अपने आप को बचा करके बाहर आ जाती हैं। वो कितने साल की बताई गई हैं, 101 साल की, ठीक है। और अब वो कहाँ है, एक नर्सिंग होम में है, एक हॉस्पिटल में है। ये जो राइटर था वो जाता है कहाँ, उनको मिलने, कोनी को मिलने, कहाँ पर, हॉस्पिटल में। वहाँ उन्हें एक केयर टेकर मिलता है जो बताता है कि जिस दिन मैकफर्सन घर पर थी, मिसेस मैकफर्सन, तब पता नहीं किसी रीज़न से आग लग जाती है। ये तो शुक्र मनाओ कि लास्ट मोमेंट पे वो अपने आप को बचा करके बाहर ले आती हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा उम्र वाली हो गई हैं, तो जब कोई भी उनसे मिलने आता है तो उनको यही लगता है कि उनके हस्बैंड जो वॉर में गए थे वो उनको मिलने आए हैं। उनको एक अलग ही एरिया में रखा गया है जहां पर वो अपने आप को शांत माहौल पे ढाल सके, यानी बिना डिस्टर्बेंस वाला जो एरिया होता है, कमरा होता है, वहां पर इनको रखा गया है। ये वहां जाते हैं और देखते हैं कि मिसेस मैकफर्सन जो हैं, यानी कोनी हैं, वो एक कुर्सी पर बैठी हुई होती हैं और वो बहुत ज़्यादा उदास दिखाई गई होती हैं, क्योंकि उनको किसकी याद आ रही होती है, अपने हस्बैंड की। और ऐसे टाइम पे जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो मिसेस उनको देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो धीरे से क्या पुकारते हैं, कोनी, और वो उनको वो लेटर दे देते हैं। तब वो बताते हैं कि मुझे ये लेटर एक्चुअल में एक रोल टॉप डेस्क के अंदर से मिला था और ये मुझे लगा कि आपको मुझे ये लेटर दे देना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर ये एड्रेस आपके बारे में लिखा हुआ था। लेकिन वो जो लेडी थी वो किसी भी तरीके से इस आदमी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो उनका हाथ पकड़ लेती हैं, उनके आंखों से आंसू छलकना शुरू हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके जो हस्बैंड है वो वापस आ गए हैं। वो ये भी कहती हैं कि आखिर आपने मुझसे जो वादा किया था वापस आने का, युद्ध के ख़त्म होने के बाद वाला, वो आपने पूरा किया। और वो ये भी कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप क्रिसमस, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको स्टोरी में बताया था कि क्रिसमस से एक दिन पहले उसने ये डेस्क खरीदा था, तो ये कब मिलने गया होता है, क्रिसमस वाले दिन। तो वो यही कहती है कि आपने जो मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझसे ठीक क्रिसमस वाले दिन मिलने आओगे, आप आ गए। वो लेडी जो है उनसे रहा नहीं जाता है और वो अपने हस्बैंड, जिनको वो हस्बैंड समझ रही हैं, एक्चुअल में जो नरेटर है, स्टोरी जो बता रहा है, उसके चीक्स पे किस कर देती हैं। वो काफ़ी बड़े देर तक उनसे बातें करती हैं। फिर वो बताती हैं कि उनको सबसे अच्छी और सबसे महंगी जो क्रिसमस की गिफ्ट होनी चाहिए वो मिल गई है। किस रूम में, उनके पति के रूप में। जबकि एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, मैकफर्सन का तो उस युद्ध में ऐसा माना जाता है कि उनकी डेथ हो चुकी होती है, बस उनके द्वारा ये लास्ट कोई गिफ्ट रह गया होता है, तो वो होता है ये लेटर। लेकिन मिसिस मैकफर्सन जो थी वो इस चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग यानी बूढ़ी दिखाई गई हैं। तो कुछ इस तरीके से ये जो चैप्टर है यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर एक्चुअल में किसके
ऊपर है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में।